हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक नए क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ उपस्थित हूं और ये वाला सेशन दोस्तों टारगेटेड होगा यूपी लेखपाल की तरफ। यूपी लेखपाल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह इस सेशन में है। इस सेशन में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, ये जो 25 प्रश्न हैं ये क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं। कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ ज्योग्राफी से हैं, ऐसे कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो लिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे एक एक करके, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी उसे हम जानेंगे, जिससे प्रत्येक प्रश्न हमें याद होता रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि भक्त राम तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? प्रश्न यह है। खैर, तुकाराम किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आप कहेंगे भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत थे संत तुकाराम। तुकाराम का संबंध दोस्तों जो प्रेजेंट में महाराष्ट्र का रीजन है वहां से है और मराठी इनकी भाषा थी। ये विठल स्वामी के भक्त थे। विठल विठल कहा जाता था दोस्तों भगवान विष्णु को, तो उन्हीं के ये भक्त थे तुकाराम। ठीक, तो तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो सम्राट था दोस्तों जहांगीर। जहांगीर जहांगीर किसका बेटा था दोस्तों? तो ये अकबर का बेटा था। इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम था। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उनको सम्मान देने के लिए अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया था। ठीक है, बाद में इसने अपना नाम जहांगीर कर लिया। अच्छा, जगत गोसाई जी इन्हीं की ही जो है बेगम थी, इन्हीं की वाइफ थी। तो देखिए, जहांगीर जो था, जहांगीर दोस्तों चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था। चित्रकला इसके राज्य में सर्वोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो जहांगीर के राज्य में चित्रकला अपने चरम पर पहुंची और स्थापत्य कला यानी कि भवन निर्माण इत्यादि किस मुगल बादशाह के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो शाहजहां के काल में पहुंची, जो इसका ही बेटा था। तो यह दोनों बहुत कला प्रेमी शासक थे। जहांगीर के बारे में एक और तथ्य है कि यह न्याय प्रेमी भी था। न्याय इसको बहुत अच्छा लगता था और सबके साथ न्याय करने की कोशिश ये करता था। इसने अपने महल के बाहर बहुत सारे रस्सियां लटका रखी थी। जो भी रस्सी को खींचता था तो अंदर एक घंटा बजता था। फिर सैनिक क्या करते थे कि जो भी फरियादी होता था, वह चाहे मनुष्य हो या जानवर, उसको अगर उसने घंटा बजाया है तो उसे बादशाह के सामने प्रस्तुत किया जाता था। बहुत सारी चित्र ऐसे हैं जिसमें बादशाह के सामने गधे को या खरगोश को, ऐसी जीवों को भी प्रस्तुत किया जाता था कि इससे घंटा बज गया, तो उसके साथ ही बादशाह ने न्याय कर दिया। ठीक है, तो न्याय प्रेमी था जहांगीर। ठीक, जहांगीर। अब देखिए औरंगजेब थोड़ा सा मतलब ये कैसा रूलर था? तो थोड़ा सा रेडिकल रूलर था। ठीक है, शाहजहां का ही बेटा था। शाहजहां को जेल में भी डाल दिया था इसने। और इसके बड़े भाई का नाम था औरंगजेब के, दारा शिकोह, जिसके साथ इसका एक युद्ध भी हुआ था। तो औरंगजेब के बारे में भी जानकारी हमको रखनी है। और देखिए, जहांगीर के काल में ही अंग्रेज भारत आए थे। 1609 ईस्वी में हेक्टर नाम के जहाज से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और उस जहाज का कैप्टन था दोस्तों कैप्टन हॉकिंस। और फिर बाद में एक राजदूत बनाकर के भी इंग्लैंड ने भारत में भेजा था। तो एक राजदूत था दोस्तों सर थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में ही सर्वप्रथम आया था। ठीक है, तो यह सारे तथ्य हैं, याद रखेंगे। अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर ने एक इबादत खाना का निर्माण करवाया था दोस्तों। फतेहपुर सीकरी का भी निर्माण अकबर ने ही करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया। आगरा इसकी राजधानी थी। आगरा का किला अकबर के द्वारा ही निर्माण इसका करवाया गया था। ठीक है, तो सारे तथ्य याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है, क्या होती है? अनंत। अवतल है यानी कि ऐसा है दर्पण, अवतल दर्पण है, बना लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अवतल दर्पण में यहां मान लीजिए इसका पोल है, यानी यहां ध्रुव है इसका, और यहां पर कहीं फोकस है। ठीक है, तो जब पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट जब रखा जाता है तो क्या होता है? देखते हैं, जब पोल और फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो क्या होता है? जो दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसी होती है? वह दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में।
ठीक है। अवतल दर्पण कुछ ऐसा दिखता है, उत्तल दर्पण ऐसा दिखता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसे कहेंगे हिंदी में कनकेव, अंग्रेजी में कहेंगे कनकेव मिरर, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही लेंस भी दो तरह के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। इनके नाम को याद रखेंगे, दयाराम साहनी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई नगर है, कोई शहर है, तो शहर कौन सा है? तो शहर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार यहीं से मिला है, अन्नागार यहीं से मिला है, ठीक है। बहुत अच्छी वहां की डिजाइन है, बहुत अच्छा शहर का निर्माण मोहनजोदड़ो का किया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और सिंधी भाषा का मोहनजोदड़ो शब्द है, सिंध प्रांत में ही मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए, और दोस्तों प्रेजेंट में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा साइट, सबसे बड़ी स्थली कौन सी है? तो राखीगढ़ी है, हरियाणा में, ठीक, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता नहीं है कह सकते हैं, लेकिन असली नाम ये नहीं है, असली नाम है सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। चलिए, लोथल क्या था? हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था। चलिए, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए नाम बड़ा अजीब है इसका, और काम भी बड़े अजीब अजीब थे इसके, ठीक है। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला इसने खुद ही टाइटल जोड़ लिया था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है, सेकुलर आदमी था, शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। अकबर भी सेकुलर था, किसी धर्म को नहीं मानता था, अपना धर्म खुद ही बना लिया, और धर्म का नाम रखा दीने इलाही। दीने इलाही। एक इबादत खाना बनवाया 1575 में अकबर ने, और इबादत खाना बनवाने के बाद क्या किया? 1575 में इबादत खाना मुसलमानों के लिए बनवाया था इसने, कि मुस्लिम यहाँ पर आए, नमाज पढ़ें, रिलीजियस चर्चा करें, चले जाएं, ठीक है। तो मुस्लिम आने लगे और अपना सब कुछ बाकायदे चलने लगा। उसके बाद 1576 में इसने क्या किया? 1576 में कहा कि इबादत खाने के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी भी धर्म का आदमी यहाँ पर आए, मुस्लिम आए, हिंदू आए, सिख आए, ईसाई आए, कोई आए, आकर के यहाँ बैठे, अपने धर्म के विषय में चर्चा करे, एक दूसरे से बात करे, पानी पिए, चला जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस इबादत खाने में ना कोई हिंदू गया, ना कोई मुस्लिम गया, ना कोई सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, कोई भी नहीं गया, ठीक है। तो भारत में ये जो डिवीजन है, लोग कहते हैं अंग्रेजों ने क्रिएट किया है, अंग्रेजों ने नहीं क्रिएट किया है। अगर अंग्रेजों ने क्रिएट किया होता तो ये उस समय से चला आ रहा है, देखिए अकबर के समय से। आगे बढ़ते हैं। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? ठीक है, यहाँ कर दीजिए कहाँ के प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता? गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, गुजराती भाषा में लिखते थे। क्या लिखा था इन्होंने? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो साबरमती आश्रम में प्रार्थना होती थी, जे पीड़ पराई जाने रे। चलिए, नरसिंह मेहता जी ने यह लिखी थी प्रार्थना। तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता जी ही हैं। गुजरात से इनका संबंध था, ठीक। चलिए, अच्छा, बीजक के रचयिता कबीरदास, बीजक ग्रंथ के रचयिता कबीरदास। सूर सागर के रचयिता सूरदास, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते। आलसियों का मूल मंत्र, आलसी व्यक्ति जो होता है वो कहता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो हुआ था उससे संबंधित प्रश्न है ये हिस्ट्री का, ठीक। तो भक्ति आंदोलन से कुछ प्रश्न रखे हैं, कभी कभी पूछ लेता है, बड़े स्तर पर पूछा जाता है भिन्न भिन्न पेपरों में भक्ति आंदोलन से। तो आलसियों का मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पूरी पंक्ति अगर याद होगी तो आप ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन बी, ठीक है, मलूक दास। मलूक पीठ भी है एक, तो इन्होंने एक पीठ की भी स्थापना की है और संत थे, तो बहुत सारे इनके अनुयायी भी हैं, ठीक है। चलिए, थायराइड ग्रंथ विकार निम्न में से कौन सा है? ये बायो का प्रश्न है।
बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। थायराइड ग्रंथि विकार निम्न में से कौन सा है? बौनापन है, मैक्सोडिमा है, ग्रेव रोग है। तो दोस्तों तीनों के तीनों थायराइड ग्रंथि विकार से ही संबंधित। थायरॉक्सिन हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर अच्छे से थायरॉक्सिन ना रिलीज हो तो बौनापन और ये सारे रोग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि विकार है तीनों, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो दोस्तों एक नागार्जुन जो थे वो एक बौद्ध थे, और बौद्ध थे एक रसायन वैज्ञानिक भी थे, रसायन विज्ञान से भी इनका संबंध था। तो नागार्जुन जो है बौद्ध थे, तो बौद्ध होने की वजह से भक्ति आंदोलन से इनका कोई सरोकार नहीं था। बाकी तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य सभी भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। अच्छा, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। दोस्तों ये भागवत महापुराण में चैतन्य महाप्रभु को कलयुग में होने वाला भगवान का भक्ति अवतार कहा गया है, इसीलिए इनके जो अनुयायी हैं वो जो है इनको भगवान विष्णु का अवतार ही मानते थे, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी। और इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो इनके 6 शिष्य थे, और 6 शिष्यों के माध्यम से इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था। गौड़ीय संप्रदाय से ही जो संस्था अभी हाल में कार्यरत है, इस्कॉन वाली संस्था, तो इस्कॉन जो है जिसके प्रणेता थे श्रीला प्रभुपाद, वो भी गौड़ीय संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? दोस्तों असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को, याद रखेंगे, शंकर देव। ठीक है, ये असम के चैतन्य इनको कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च के नाम से जाना जाता है? ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च कहा जाता है। सेलुलोज किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। बहुत सारे शाकाहारी जीव सेलुलोज पचाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि हाथी, घोड़ा, गाय इत्यादि ये सब पत्तियां खा करके और भी जैसे चीजें खा करके अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। पर मनुष्य अगर पत्तियां खाए तो मर जाएगा, जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो वह पोषण उससे क्योंकि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सेलुलोज पचाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन अन्य जो शाकाहारी जीव हैं, जुगाली करने वाले जीव हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है। तो सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है। ग्लूरोज काइटिन फंगस की बाहरी भित्ति होती है, उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, फंगस की, कवक की। तो काइटिन भी नहीं होगा, पशु स्टार्च क्या है? ग्लाइकोजन। आगे बढ़ते हैं। पायरिया से प्रभावित होने वाला मानव शरीर अंग है दोस्तों दांत और मसूड़े, याद रखेंगे। पायरिया से प्रभावित होने वाले हैं दांत और मसूड़े। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है पायरिया। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है या दास भाषा है? यह उक्ति किसकी है, किसने कहा था? तो दोस्तों यह कहा था एकनाथ जी ने। ठीक है, एकनाथ मराठी संत थे ये, एकनाथ जी ने कहा था। ठीक, और ज्ञानदेव जी ने दोस्तों गीता के एक भाष्य की रचना मराठी में की थी, जिसे कहते ज्ञानेश्वरी टीका। संत ज्ञानेश्वरी ने इसकी रचना की थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल ही कहलाता है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण। ठीक है, चलिए। टाइगर मच्छरों द्वारा किस बीमारी का संक्रमण नहीं होता है? पीला बुखार टाइगर मच्छरों द्वारा, चिकनगुनिया टाइगर मच्छर, डेंगू टाइगर मच्छर। तो ये तीनों टाइगर मच्छरों के काटने से ये नहीं होता। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? तो वो टाइगर मच्छरों से नहीं, मादा एनाफेलिस मच्छर। तो मादा एनाफेलिस मच्छर के काटने से मलेरिया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 17वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों में संकुचनशील प्रोटीन होता है? तो संकुचनशील प्रोटीन दोस्तों किसमें होता है? मांसपेशी ऊतक में पाया जाता है। ठीक है, मांसपेशी ऊतक में संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसकी इकाई है दोस्तों? तो यह इकाई है ऊर्जा की। ठीक है, किलोवाट किसकी इकाई है? तो किलोवाट इकाई है शक्ति की, पावर की। ठीक है, और किलोवाट घंटा ऊर्जा की। वह तापमान जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर एक ही रीडिंग होती है, तो दोस्तों वह है -40 डिग्री। -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों पैमानों की एक ही इकाई होती है इस वाले टेम्परेचर पर।
निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी कि सदिश मात्रा नहीं है जिसमें दिशा और मैग्नीट्यूड या दोनों दिशा और द्रव्यमान दोनों ही मौजूद हों, वो सदिश होता है। तो दोनों ही मौजूद होने चाहिए, दिशा और द्रव्यमान। गति में बिल्कुल मौजूद होता है, दिशा भी होती है इसमें। तो देखिए टॉर्क है, टॉर्क, तो टॉर्क में क्या है, दिशा होती है, गति में नहीं होती, वेग में होती है, ठीक है, वेलोसिटी में होती है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में होती है, गति में नहीं होती। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यह सदिश मात्रा नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती स्पीड, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन भी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश मात्रा होती है। चलिए, किसी भी तैलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि घर्षण बल बहुत कम हो जाता है, घर्षण बल अधिक होता है, अधिक विरोध होता है, फर्श खराब हो जाता है। देखिए, घर्षण बल बहुत कम हो जाने से यानी फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम हो जाने से किसी भी तेल से लगी हुई फर्श पर चलना, तैलीय फर्श पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल नहीं होता। फ्रिक्शन जब ज्यादा होगा तो हम अच्छे से चल सकेंगे। झारखंड की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, झारखंड की राजधानी है रांची, भुवनेश्वर है राजधानी उड़ीसा की, कोलकाता है राजधानी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, पटना है राजधानी बिहार की। तो रांची जो राजधानी है दोस्तों, ये कर्क रेखा के सबसे निकट जो राजधानी मौजूद है वो है रांची। तो रांची क्या है, कर्क रेखा के सन्निकट है, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी, किस राज्य की राजधानी सबसे कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? सन 1952 में की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड लिटन ने पारित किया था 1773 में, और लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया, लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त किया गया। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था? सबसे पहले दोस्तों, किस क्षेत्रीय भाषाई अखबार पर प्रतिबंध लगाए गए थे? तो बंगाल गजट पर लगाए गए थे, ठीक है, बंगाल गजट पर लगाए गए थे सबसे पहले। और हिक्की नाम का एक अंग्रेज था जो कि बंगाल गजट अखबार चलाता था। तो क्षेत्रीय भाषा के अखबारों को, खबरों को प्रकाशित करने से पहले क्या करना पड़ेगा? अब सरकार को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? पहले तो देखेगी कि आपने क्या खबर छापी है। अगर खबर छापी है, सही खबर छापेंगे तभी वो आपके अखबार को रिलीज करने देगी। पहले वो खुद पढ़ेगी तो दूसरों को पढ़ने देगी। इस तरह से मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन ने लगवाया था। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, देखिए जो बहुत ऊंचाई पर रहने वाले पहाड़ी लोग होते हैं उनके शक्लें हमेशा लाल होती है, ठीक है। तो बहुत अधिक ऊंचाई पर दोस्तों मनुष्य की रुधिर कणिकाओं का क्या होता है? रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाओं में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के अंदर हेमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनके शक्लें भी लाल लाल होती है। कश्मीरी लोगों को देख लीजिए, उत्तराखंड के लोगों को देख लीजिए, लद्दाख के लोगों को देखिए, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोगों को देखिए, क्या होती है, उनकी शक्लें लाल होती है, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। रूस में रहने वाले लोगों को भी आप देख लीजिए, ऊंचाई पर रहने वाले लोग हमेशा कैसे होते हैं? एक तो गोरे होते हैं, दूसरे लाल रुधिर कणिकाएं उनके अंदर अधिक होती है, इसलिए जो है चेहरे, उनके हाथ पैर वगैरह लाल होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग नीचे रहते हैं उनके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, और चूंकि कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के थोड़े पास रहते हैं, इसी वजह से धूप से शरीर को बचाने के लिए शरीर क्या करता है? कलरिंग पिगमेंट यानी जो शरीर में रंग मौजूद होता है वो किसकी वजह से होता है? मेलानिन की वजह से होता है। तो जिनके शरीर में मेलानिन होता है, जो थोड़े सांवले थोड़े काले होते हैं, ठीक है, उनका शरीर दोस्तों, उनकी स्किन क्या होती है? स्किन कैंसर उनको बहुत कम होता है, नहीं हो सकता, क्योंकि मेलानिन की मात्रा क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से शरीर की त्वचा की रक्षा करती है, ठीक है। तो सनबर्न होने की संभावना भी उनको कम होती, ठीक है। तो ये दोस्तों थे 25 प्रश्न जो कि आपके लेखपाल के सेशन से संबंधित थे। इसी तरह के प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।